अगली बात कर लेते हैं क्या कि आमतौर पर केस स्टडी, हालांकि केस स्टडी करनी कैसे है, हालांकि खैर हाँ हाँ मैं ही तो पढ़ूंगा, और कौन पढ़ेगा। तो देखो सबसे पहले तो आमतौर पर एक इस तरह की केस स्टडी आती हैं जो कि कितने नंबर में आती हैं, नॉर्मली आमतौर पर 6 नंबर में आती हैं, और ये कहीं ना कहीं आमतौर पर एक स्पेशल कैटेगरी केस स्टडी होती है, क्योंकि इनके अंदर लिख दिया जाता है बाय कोटिंग द लाइंस। आपको लाइन कोट करनी होती है फ्रॉम द अबव पैराग्राफ, और आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट आइडेंटिफाई करना होता है, और उसके बाद में एक्सप्लेन भी करना होता है। टोटल कितने काम करने होते हैं इस तरह की केस स्टडीज, और ये इस तरह की केस स्टडीज ज्यादातर बार 6 नंबर के अंदर आती है, जहां पर आपको लाइन कोट करनी होती है फ्रॉम द अबव पैराग्राफ, आइडेंटिफाई करना पड़ता है रिलेवेंट कंसेप्ट, और उसी को एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। खैर, तो 3 हिस्सों के अंदर बातें की जाती हैं, आराम से जरा सुन लेते हैं आराम से बातों को। तो 3 बातें हैं, ये पहली, वो दूसरी, वो तीसरी। इस तरह की सिचुएशन के अंदर सबसे पहली बात, प्रेजेंटेशन कैसी रहेगी। सबसे पहले तो इस बारे में बात करता हूं। बाय कोटिंग द लाइन, आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन, ठीक है। हाँ खैर, वो 6 नंबर की आती है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर 3 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन नहीं आएंगे इस तरह के, ठीक है जी। तो ध्यान रखिएगा इस तरह की सिचुएशन के अंदर, स्पेशली 6 नंबर के सॉल्यूशंस के अंदर आप लोग कोशिश करें कि पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेनेशन ना दें, ठीक है जी। 3 नंबर के 4 नंबर के क्वेश्चन में फिर भी एक बार को चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 नंबर के क्वेश्चन के अंदर इस तरह के पैराग्राफ वाइज ना दे सॉल्यूशन। कितनी 3 बातें कोट करनी थी ना हमें, क्या, एक तो लाइन कोट करनी थी, एक कंसेप्ट आइडेंटिफाई करना था, तीसरा एक्सप्लेनेशन देनी थी। तो 3 ही कॉलम बना लोगे आप लोग, 3 ही कॉलम बनेंगे आपके। टेबुलर प्रेजेंटेशन देनी है आपको इस तरह की सिचुएशंस के अंदर, अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो। ऐसे ही टाइम पास करना है तो जो मर्जी लिख के आ जाना है पेपर में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहां सबसे पहला कॉलम हमारा रहेगा लाइन कोटेड या कोटेड लाइन, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है जी। देन इसके बाद में, अरे रुक जाओ ना, हो जाने दो, अभी क्वेश्चन को रीड करूंगा, पूरा क्वेश्चन रीड करूंगा, करके दिखाऊंगा एक क्वेश्चन पूरा का पूरा, सुन लेते हैं आराम से, है ना। ये क्या होता है, किया ही नहीं क्या आज से पहले कभी, ये मिड टर्म प्री बोर्ड में कुछ किया ही नहीं अभी तक। खैर, हाँ भैया, तो लाइन कोटेड, देन उसके बाद में जो भी रिलेवेंट कंसेप्ट आप आइडेंटिफाई करते हैं वो, एंड देन यहां इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर देते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन उस पर्टिकुलर कंसेप्ट की जो भी हमने आइडेंटिफाई किया होगा। अब जैसे फिलहाल के लिए गिवन क्वेश्चन की मदद से देख लेते हैं। गिवन क्वेश्चन बेसिकली बात करें कि किस बारे में है, तो जरा सुन लें आराम से कि कोटेड लाइन फ्रॉम द अबव पैराग्राफ आइडेंटिफाइड एंड एक्सप्लेन 3 फंक्शंस ऑफ अ मार्केट। अब भगवान उनको थोड़ा सा ज्ञान दे जिसने अभी तक भी फंक्शन ऑफ मार्केटिंग नहीं पढ़े हैं। तो उम्मीद करता हूं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग अपेरेंटली तो याद होंगे आपको, कि भाई मार्केट को थोड़ा सा, मार्केट से इंफॉर्मेशन गैदर करना, मार्केट की इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, मार्केटिंग की प्लानिंग करना, शुरुआती फंक्शन। देन इसके बाद में कुछ एक प्रोडक्ट से रिलेटेड फंक्शन जैसे पैकेजिंग, लेबलिंग, ये होते हैं हमारे फंक्शन। इसके अलावा प्रमोशन, ये होता है हमारा फंक्शन। कस्टमर को सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये होता है हमारा फंक्शन। ब्रांडिंग, ये होता है हमारा फंक्शन। और वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये होता है हमारा फंक्शन। और ऑब्वियसली एक अलग टॉपिक है, कभी ये सोच रहे हो कि हाँ ये ऐसे से कुछ तो पढ़ा था मार्केटिंग चैप्टर के अंदर, तो आगे भी है ऑब्वियसली, लेकिन शुरुआती टॉपिक के अंदर ये अलग से हेडिंग्स भी बनी हुई है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग के अंदर। ये प्रमोशन, प्लेस, प्राइस, ये आगे तो है ही 4 P's ऑफ मार्केटिंग, लेकिन सबसे शुरुआती टॉपिक के अंदर फंक्शन ऑफ मार्केटिंग के तौर पर भी आता है हमारा। तो उम्मीद करता हूं हल्का सा कुछ आइडिया तो याद आ ही गया होगा। ज्यादातर बच्चों का टॉपिक भी प्रोजेक्ट का यही था, मार्केटिंग, तो ये सारे के सारे आइडिया तो है ही आप लोगों को। तो जरा आराम से आपको करना क्या होता है, गिवन केस स्टडी को ध्यान से रीड करना होता है कि कहां किस लाइन की मदद से हम कोई भी फंक्शन ऑफ मार्केटिंग कंक्लूड कर सकते हैं। जरा ध्यान से सुन लें। जहां आयुष, रेया, 2 पैशनेट पर्सन हैं जो कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और हेल्थी लिविंग में बिलीव रखते हैं। उन्होंने शुरू किया अपना एक बिजनेस सेलिंग ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। दे हैड अ स्मॉल फार्म इन अ रूरल एरिया। रूरल एरिया में कोई छोटा सा बिजनेस है, टाइम के साथ में ग्रो करा रहे हैं क्या, फ्रेश ऑर्गेनिक प्रोड्यूस एंड हर्ब्स। इन द बिगनिंग उन्होंने फेस किए कुछ एक चैलेंजेस, कहां, मार्केटिंग के अंदर। अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को लेके उन्होंने वक्त के साथ में रियलाइज किया कि हाई क्वालिटी प्रोड्यूस की जरूरत है काफी ज्यादा, बेटर प्रेजेंटेशन की भी जरूरत है काफी ज्यादा, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी
पहचान की भी जरूरत है काफी ज्यादा, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारा ढेरों सारा कंपटीशन है। तो इन्हें कॉम्पिटिटिव मार्केट हमें थोड़ा बेटर प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी करनी पड़ेगी, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट देने पड़ेंगे, तभी तो हम लोग कर पाएंगे काम। उन्होंने अपने बिजनेस को नाम दिया अर्थी स्टोर। अर्थी स्टोर जो कि इंडिकेट कर रहा है प्रोडक्ट के फायदों को, जैसा कि हम कह रहे थे बेटर प्रेजेंटेशन, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी, तो ऐसा नाम सेलेक्ट किया जिससे कि प्रोडक्ट के फायदे भी कुछ हद तक रिफ्लेक्ट हो पाए। वैल्यूज ऑफ अ बिजनेस को जमीन से जुड़ा हुआ ऐसा करके कुछ नाम रखा, सस्टेनेबिलिटी और हेल्थ उनके नाम से डिपिक्ट हो रहा है काफी हद तक। उन्होंने एक लोगो भी चूज किया, उम्मीद करता हूं समझते हैं, हम जानते हैं, हम लोगों की बातें तो ज्यादातर हम ब्रांडिंग नाम के टॉपिक के अंदर ही करते हैं, तो कहीं ना कहीं यहीं से हल्की सी बू तो आ रही है हम लोगों को थोड़ी सी, कौन सी, ब्रांडिंग की, तो यानी एक फंक्शन ऑफ मार्केटिंग की, और थोड़ी बहुत बू तो यहां पर भी आ रही थी एक फंक्शन ऑफ मार्केटिंग की, कौन सा, कि मार्केट को कुछ एनालाइज कर रहे हैं, प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं। हालांकि एक जो फंक्शन हमारा होता है मार्केटिंग का कि इंफॉर्मेशन गैदर करना और उसको एनालाइज करना, क्या उसकी कोई बू आ रही है? ना ना ना, उसकी कब आती है? अगर किसी केस स्टडी के अंदर ऐसा कुछ लिखा हुआ हो कि हाँ भाई पर्टिकुलर कंपनी को ना जरूरत लग रही है काफी सारे डेटा की, जिसके लिए उसने मार्केट में सर्वे कराया है, एम्प्लॉइज को भेजा है कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके आओ, तब उस सिचुएशन के अंदर हम एक फंक्शन बोलते हैं मार्केटिंग का कि गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। बट फिलहाल के लिए तो ऐसा नहीं दिया हुआ। हाँ, थोड़ा बहुत मार्केटिंग प्लानिंग वर्ड जरूर कोट कर सकते हो, वो भी एक फंक्शन होता है जो शुरुआती वाले वर्ड की मदद से हम बोल सकते हैं। लोगों की मदद से ऑब्वियसली ब्रांडिंग वाली बातें हम कोट कर सकते हैं। खैर आगे बढ़ लेते हैं। दैट इनकॉर्पोरेटेड एलिमेंट्स ऑफ अ नेचर एंड यूज अर्थी कलर्स, कुछ एक अच्छे कलर जो कि थोड़ा सा कन्वे करें उस पर्टिकुलर कंपनी के मैसेजेस को। दे डिजाइन, उन्हें डिजाइन किया, डेवलप किया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इको फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल बैग्स, यानी काफी हद तक बैग बनाने की बातें चल रही हैं, तो पैकेजिंग की बातें चल रही हैं, एंड रीयूजेबल कंटेनर्स, तो ये सारी सारी आपकी पैकेजिंग से रिलेटेड बातें हुई। दे ऑल्सो एडेड, उन्होंने ऐड किया, क्या ऐड किया, पर्सनल टच बाय इंक्लूडिंग हैंड रिटन नोट्स इन ईच बैग, यानी कुछ लेबलिंग की भी बातें शुरू हो चुकी हैं। दे ऑल्सो डिजाइन, उन्होंने डिजाइन किया आपने इन्हीं स्टिकर्स के ऊपर क्या क्या, विद डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं इतना तो हम लोग जानते हैं, जो आप पर पैकेजिंग होती है उसके ऊपर लिमिटेड डिटेल होती है, लेकिन ज्यादा डिटेल जो इंफॉर्मेशन होती है, जैसे सर्टिफिकेशन की इंफॉर्मेशन, फायदों की इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, तो ये सब कुछ होती है लेबलिंग के अंदर। तो ये सारे के सारे हमें, ये तो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं लेबलिंग लेबलिंग, इसमें तो क्या बू आना, ये तो खुद ही बता रहे हैं लेबलिंग हूं मैं, ठीक है। खैर देन इसके बाद में आगे अगर हल्का सा पढ़ें तो इन्होंने एक यूजर फ्रेंडली वेबसाइट भी बनाई, किसके लिए, अपने प्रमोशन के लिए, जिससे स्ट्रॉन्ग मीडिया प्रेजेंस महसूस हो सके मार्केट के अंदर और पोटेंशियल कस्टमर इनके साथ में जुड़ पाए, उनको इन्फ्लुएंस कर पाए हम लोग अपने जो कि पर्टिकुलर सामान है खरीदने के लिए। और विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स, यानी कि कुछ एक महीने के अंदर ही हमने एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस बना लिया, ऐसे करके बातें कह रहे हैं। तो ये सारे के सारे आपका प्रमोशन से रिलेटेड हिस्सा हो गया हमारा। अब गिवन क्वेश्चन को जब हम सॉल्यूशन देंगे कि भाई सबसे पहले हमें लाइन कोट करनी होती है कंसेप्ट। अब कंसेप्ट के नाम पर तो हमारा क्या है, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, तो हमें यहां पर क्या कोट करना है, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग कोट करना है। और ध्यान रखिएगा आपको कितने फंक्शन कोट करने हैं, क्वेश्चन ने खुद कह दिया था आपको कि आपको कोई तीन, होते तो बहुत सारे हैं, कि कोई तीन बताने हैं आपको, तो आपको यहां पर एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और आपके जो एग्जाम के अंदर मार्क्स बाइफर्केशन भी है वो भी कुछ किस तरीके से है। आपने अगर सही लाइन कोट की है, लाइन कोट कैसे करते हैं अभी देखते हैं, तो एक नंबर, यहां पर भी एक नंबर, यहां पर भी एक नंबर। अगर आपने सही फंक्शन लिखा है उस लाइन की मदद से, यहां एक नंबर, यहां एक नंबर, यहां एक नंबर। अगर एक्सप्लेनेशन कुछ हद तक भी सही लिखी है तो यहां एक नंबर, यहां में भी हो सकता है आपको एक में से एक ना मिले, आधा मिले, डिपेंडिंग ऑन योर लैंग्वेज। बट वो जो हम बात बोलते हैं कि हेडिंग तो कम से कम नलायक को अच्छे से कर लो और अंडरस्टैंडिंग पे तो काम कर लो, तो 6 में से 4 नंबर तो, 3 नंबर तो मतलब आराम से आ ही जाते हैं। और एक्सप्लेनेशन भी ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं लिखेंगे हम, कुछ तो लिखेंगे, कुछ तो रिलेवेंट लिखेंगे, 3 नंबर में से कुछ तो आएंगे ही हमारे। तो 6 नंबर कुछ इस तरीके से बाइफरकेटेड रहते हैं इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर। खैर अब अगला, अगर मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से ही बात करूं, जरा सुन लेते हैं आराम से बात को। जहां शुरुआत में, हाँ भैया, जहां पर शुरुआत में ये जो ये इस तरह की बातें कह रहे थे, किस तरह की बातें कह रहे थे कि उन्होंने रियलाइज किया कि हाई क्वालिटी प्रोड्यूस की जरूरत है, बेटर प्रेजेंटेशन की जरूरत है, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी की जरूरत है इन अ कॉम्पिटिटिव
मार्केट। तो ये मार्केट एनालाइजिंग थी कुछ हद तक, मार्केट प्लानिंग थी कुछ हद तक। तो बेसिकली ये जो यहां से लेकर यहां तक की, कहां से लेकर कहां तक की, यहां से शुरू होती है आपकी लाइन और लगभग लगभग यहां पर खत्म हो जाती है आपकी लाइन। इस लाइन को कोट कर कर आप अपना पहला फंक्शन बोल सकते हो जो कि है मार्केटिंग प्लानिंग। तो फंक्शन का नाम क्या है आपकी बुक के अंदर, फंक्शन की हेडिंग क्या है, तो मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केटिंग प्लानिंग। हाँ जी, हाँ बोलो। अरे रुक जाओ ना, ये पूरा तो होने दो। मेरे ख्याल से जो तुम बोल रहे हो वही अब मैं बोल रहा था, बोलता हूँ। तो बेसिकली मार्केटिंग प्लानिंग, और ये मार्केटिंग प्लानिंग बेसिकली कौन सी लाइन की मदद से हमने किया, ये दे रियलाइज से जो लाइन शुरू होती है और मार्केट पे जाके खत्म होती है। क्या आपको सेम टू सेम पूरी की पूरी लाइन अपने सॉल्यूशन के अंदर लिखनी है, तो नहीं, कतई भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या थी लाइन, दे रियलाइज दैट देयर। तो सिंपली आपको शुरुआती कुछ एक वर्ड्स लिखने हैं, दे रियलाइज दैट देयर, दे रियलाइज दैट देयर, और बस फिर रुक जाओ। पूरा सेंटेंस थोड़े ना लिखना है, नहीं लिखना। सबसे आखिरी के वर्ड क्या है, इन ए कॉम्पिटेटिव मार्केट, तो बस डॉट डॉट डॉट, इन ए कॉम्पिटेटिव मार्केट। तो आपको रिलेवेंटली पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं लिखना होता, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो आपसे इस चीज के नंबर नहीं देंगे वो कि आप क्वेश्चन में से सेम सेंटेंस लिखोगे या नहीं। वो आपसे सिर्फ और सिर्फ इस चीज के नंबर देंगे कि आप सही सेंटेंस आइडेंटिफाई कर पा रहे हो या नहीं। लिखने के नंबर नहीं है, आइडेंटिफाई करने के नंबर हैं। इसके भी आइडेंटिफाई करने के नंबर, इसके भी आइडेंटिफाई करने के नंबर। इसको करो एक्सप्लेन, वहां लिखनी है एक्सप्लेनेशन। यहां लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखने आपको, और उम्मीद कर तो वो एक्सप्लेनेशन मैं नहीं लिखने वाला, वो आपको याद होनी चाहिए। लगभग 3 से 4 लाइन की एक्सप्लेनेशन आपको लिखनी है मार्केटिंग प्लानिंग की। आती है तो लिखें, नहीं आती है तो बना के लिखें, छोड़े तो ना, खाली बुरा बुरा लगता है। हाँ, 6 नंबर का क्वेश्चन है ना, क्योंकि टोटल नहीं, मगर डिजर्व करता है। वो कंडीशन लगाते हैं 150 से 200 वर्ड लिखने हैं आपको, इसलिए 3 से 4। और 3 से 4 लाइन तो हो जाएंगी, जब कॉपी के अंदर आधा आधा काफी पोर्शन तो इसी में भर जाएगा, तो उसमें तो क्या मतलब 3 से 4 लाइन नहीं हो जाएंगी, आराम से हो जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं पड़ती। खैर, हम्म, हाँ, नहीं, 2 नहीं, 3 से 4 लाइन ही लिखो भैया, 6 नंबर का क्वेश्चन है ना। हम्म, हाँ, तो मैंने तो कहा ही कि जो मर्जी कूड़ा करो, मैं तो बोल ही रहा था कि जो मर्जी करो। अरे जो मर्जी करो, और क्या, लेकिन वो बात वही हो जाएगी कि जो मर्जी चल रहा है वो। भाई कर तो सकते ही हैं, कर तो सकने की कोई बात ही नहीं है ना। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि सबसे आमतौर पे देखने में बेहतर क्या लगेगा, टीचर को चेक करने में बेहतर क्या लगेगा, यहां उन्हें मार्क बाइफरकेटेड वे में भी देना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। चीजें देखने में एफर्टलेस हो जाएंगी पूरी तरह से, और आपका यही काम होता है कि टीचर की इस चीज को पकड़ो कि उसके लिए आप क्या ऐसी चीजें कर सकते हो कि उससे चीज एफर्टलेस बन जाए। हो गई बात खत्म। खैर, तो डन। ऐसे ही आपको लाइंस आइडेंटिफाई करनी है। जैसे कि अगर मैं आगे की लाइन की बात करूं, तो ऑब्वियसली आगे जो लोगो वाली बात लिखी हुई थी, लोगो वाली बात, तो इस बात को आप लिख सकते हो, जो कि शुरू होती है लाइन कहां से, यहां से, यहां से, कि दे चूज अ लोगो, दे चूज अ लोगो इनकॉर्पोरेटेड ऑफ अ नेचर वगैरह वगैरह कन्वेइंग द ऑर्गेनिक कमिटमेंट, यहां लाइन खत्म हो जाती है। तो बस ये किस बात को डिपिक्ट कर रही है, लोगों की बात आ गई। लोगों की तो जैसे ही बात आए तो ब्रांडिंग की बात आती है, तो इस चीज को भी अकॉर्डिंगली आप यहीं पर ही कोट कर देंगे कि अनदर फंक्शन हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, ब्रांडिंग। और ब्रांडिंग की लाइन यही वाली ही आप लिख दोगे कि दे चूज अ लोगो। अब बहुत से बच्चे, जब मैं बोलता हूं कि शुरुआती वर्ड लिखो और आखिरी वर्ड लिखो, बीच में डॉट 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 डाल दो, तो बस वो शुरुआती वर्ड कुछ ज्यादा कम ले लेते हैं, जैसे बस कि दे चूज, इतना भी कम नहीं लेना, कम से कम थोड़ा सा ज्यादा। बहुत से तो और भी अच्छे होते हैं, दे ले लिया, बस दे डॉट डॉट डॉट, तो थोड़ा सा तो लिख दे जिससे कि टीचर को पता लग जाए कहां से लिया हुआ है आपने रिलेवेंट सेंटेंस। तो दे चूज और लोगो, हाँ, फिर डॉट 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 कर सकते हैं, और आखिरी में कि टू कन्वे द देयर ऑर्गेनिक कमिटमेंट, ऐसे करके। तो थोड़े तो वर्ड लेने होते हैं आपको लाइन के अंदर, बिल्कुल भी नहीं लोगे तो ये भी गलत चीजें हो जाती हैं। क्यों खिलखिला रहे हो, क्या ये, अरे ये तो है ही क्या गंदा इंसान। हाँ, मान जाओ भैया, मान जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। खैर, और बस ये जो सबसे आखिरी की नीचे वाली चीजें हैं, ये आपकी सबसे आखिरी की क्या, बीच में ये जो ये बैग बनाने वाली बात कर रहे थे, यहां से आप पैकेजिंग भी बोल सकते हैं, यहां से आप लेबलिंग भी बोल सकते हैं क्या। हाँ, तो वो तो है ही। बाकी जिनकी इंडिकेशन लग रही है
वो जवाब देने की कोशिश कम करें, जो स्ट्रांगली महसूस हो रहे हैं वो जवाब देने की ज्यादा कोशिश करें। ठीक है जी। जैसे कई बार हल्का फुल्का अंदाजा लगता है कि शायद ये हो सकता है, शायद ये, अभी एक और दूसरी एक केस स्टडी करूंगा उसमें और ज्यादा अच्छे से ये बात क्लियर होगी कि कई बार किसी किसी केस स्टडी में कोई जवाब हमें थोड़ा सा महसूस होता है और कोई दूसरी चीज स्ट्रांगली लगती है, तो स्ट्रांगली को सेलेक्ट करना होता है आपको, थोड़ा महसूस होने वाली चीजों को तो ये नेग्लेक्ट कर देना चाहिए आपको। तो लेबलिंग भी कह सकते हो नेक्स्ट पेज की जो गिवन लैंग्वेज है, तो इस चीज को आप प्रमोशन से कनेक्ट कर सकते हो। साफ सीधी प्रमोशन की बातें चल रही है, वेबसाइट बना रहे हैं, मीडिया प्रेजेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो प्रमोशन की बातें हैं। तो उम्मीद करता हूं अब ये वाली प्रेजेंटेशन तो क्लियर हो गई होगी, बाय कोटिंग द लाइंस कैसे करके करते हैं, अगर करेंगे तो, वरना कर दें कूड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, चलाओ जो मर्जी। खैर अगली एक और बात कर लेता हूं, ये कौन सा है, ये भी यही वाली है, बाय कोटिंग द लाइंस वाली। उम्मीद करता हूं ये बाय कोटिंग द लाइन वाली बात तो समझ गए हैं हम। प्लानिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जहां पर आपको दो लिमिटेशन बतानी है। अब लिमिटेशन याद तो आपको होनी चाहिए और लिमिटेशन आपको सारी याद होनी चाहिए, तभी हम ये गिवन की स्टडी कर सकते हैं। अगर बस यही कि एक दो लिमिटेशन तो याद सी आ रही हैं, बाकी याद नहीं आ रही हैं, तो आप की स्टडी डेफिनेटली नहीं कर सकते। कि जो याद है हमें वही लिख के आ जाएंगे, साफ सीधा 0 नंबर। भाई जो गिवन के स्टडी के अंदर होगा वही आपको बताना पड़ेगा। बिल्कुल हो सकता है, तो मंदिर जाओ, है ना, और क्या। ठीक है, तो इसीलिए ही कहते हैं कि आप लोग हेडिंग के ऊपर सबसे ज्यादा अच्छे से फोकस रखें, हेडिंग की को याद करने में और उसकी अंडरस्टैंडिंग पे। बट हम पूरे साल सबसे ज्यादा उलझते रहते हैं कि अरे एक्सप्लेनेशन भी तो याद करनी है, एक्सप्लेनेशन भी तो याद करनी है। सबसे ज्यादा आपको हेडिंग और उनकी अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना चाहिए, तभी आप ये इस तरह की केस स्टडीज कर पाते हैं। खैर बाकी इसकी नहीं, मैं इसकी बात करता हूं, कहाँ ये फंक्शन, हाँ बिल्कुल इसकी। तो अभी लास्ट क्लास के अंदर हमने केस स्टडीज के बारे में ये डिस्कशन की थी कि कई बार ये दो वर्ड आते हैं, एक होता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और एक होता है कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, जहां आमतौर पर कौन सी चीज ज्यादा बड़ी होती है, जिसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में या कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में। तो कंसेप्ट के अंदर, क्योंकि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में तो जो आपका दायरा रहेगा वो काफी लिमिटेड हो जाएगा, कि आपका जो फाइनल जवाब आएगा वो या तो आने वाला है प्लानिंग, या फिर आएगा ऑर्गेनाइजिंग, या फिर आएगा स्टाफिंग, या फिर आएगा डायरेक्टिंग, और या फिर आएगा कंट्रोलिंग। यानी इन शॉर्ट जब कहीं भी ये वर्ड आ जाए, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो हमारी सोच का दायरा तो इन्हीं 5 वर्ड्स में लिमिटेड हो जाता है, इसके बाहर हमें नहीं सोचना होता। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट आ जाए तब तो बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, तब तो पूरी बुक के अंदर दिमाग घुमाना पड़ेगा। बस कुछ एक चैप्टर्स को छोड़ के, वो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था, उम्मीद करता हूं याद भी होगा, है ना, याद है। खैर तो कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में तो काफी ज्यादा सोचना पड़ेगा। तो खैर फिलहाल तो ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, तो आपको इनमें से ही किसी में जवाब देना है। ठीक है जी, ओके। सबसे पहले पूरी की पूरी केस स्टडी रीड करा देता हूं, एंड देन सभी के सभी लगाना अक्कड़ बक्कड़ की क्या होने वाला है। तो पीयूष एक प्रोडक्शन मैनेजर है शू कंपनी का, कॉम्फोर्टी। उसके पास कितने वर्कर हैं? 1000 वर्कर, 1000 वर्कर की टीम है अंडर हिम, उसके डिपार्टमेंट के अंदर। और उसको कोई स्पेशल ऑर्डर मिला है कि आपको 300 पेयर्स जेंट शूज बनाने हैं। कॉस्ट आपकी 500 पर पेयर से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, नहीं उससे कम ही रहनी चाहिए। साथ में आप 20% का प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। दिस ऑर्डर इज टू बी कंप्लीटेड विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर अंदर करना था। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ऑर्डर, ऑर्डर हो गया। पीयूष ने पाया, पीयूष फाउंड दैट क्या, कि 1 पेयर ऑफ शूज, कितना बोला था उसे कॉस्ट 500 की रखनी है, बस उसने कर दी 700। अच्छी बात है, बुरी बात है? बुरी बात है। ऑब्वियसली यहां पर सेल नहीं बढ़ाई उसने, बनाने में जो लगने वाली कीमत थी, कॉस्ट थी, वो बढ़ा दी। ऑब्वियसली नुकसान की बात है कि 500 बोला था कॉस्ट, 700 करवा दी उसने, बनाने में खर्चे कर दिए ज्यादा। तो ही ट्राइज टू फाइंड आउट, उसने पता करने की कोशिश की, बट ही कुड नॉट, पता नहीं कर पाया। उसने रिपोर्ट किया अपनी कंपनी के सीईओ को, और फॉर दिस पर्पस सीईओ ने क्या किया, उसने कोई अभय नाम के पर्सन को अपॉइंट किया, जो कि नॉट ओनली ए स्पेशलाइज्ड कॉस्ट अकाउंटेंट था, जो सिर्फ कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं था, बट ऑल्सो एक क्वालिफाइड, क्या क्वालिफाइड, एचआर मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। आफ्टर 2 डेज, 2 दिन के अंदर अंदर अभय ने रिपोर्ट किया, द सेट टारगेट कुड हैव बीन कंप्लीटेड। कुड हैव बीन कंप्लीटेड की हिंदी क्या होती है? द सेट टारगेट could have been completed, could have been completed का मतलब कि सेट टारगेट कंप्लीट किया जा सकता था। ये एक किस बात को दिखा रहा है कि सामने वाले इंसान ने ना, एक तो होता है कि सेट टारगेट किया नहीं जा सकता था,
किया ही नहीं जा सकता था, और एक है कि नहीं सेट टारगेट अचीव किया जा सकता था, तो इसने तो यही बोला है द सेट टारगेट कुड हैव बीन कंप्लीटेड, वो हो सकता था इवन विद 800 वर्कर। कितने वर्कर की टीम थी उसके पास? 1000, 800 में ही काम हो जाता। अब ऑब्वियसली जब जरूरत से ज्यादा आपने एम्प्लॉय रखे हुए हैं, क्या बोले इसे, ओवर स्टाफिंग, खैर जरूरत से ज्यादा एम्प्लॉय रखे हुए हैं तो कॉस्ट बढ़नी ही थी, बढ़ गई कॉस्ट। 500 का टारगेट दिया था, 700 आ रही है उसकी कॉस्ट, तो बढ़नी ही थी कॉस्ट। तो दिस रिवील्ड, इसने उजागर कर दिया, रिवील कर दिया कि ओवर मैनिंग हो रही है। ओवर मैनिंग मतलब मैन ज्यादा रखे हुए, यानी एक तरह के ओवर स्टाफिंग का ही सिनोनियम हुआ ओवर मैनिंग। तो ओवर मैनिंग हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, द ऑर्गेनाइजेशन वाज नॉट यूटिलाइजिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑप्टिमली विच हैज लेड टू द हाई लेबर कॉस्ट, क्योंकि बेवजह में एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे थे, 200 लोग। तो गिवन 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 केस के अंदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, आइडेंटिफाई कर रहे हैं आपको फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और 3 पॉइंट बताने हैं आपको इंपॉर्टेंस के। बताएं जी, मैंने कहा ही था पूरी की पूरी केस स्टडी पढ़ लें और बस फिर शुरू हो जाएं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। जवाब तो एक ही दे, मैंने कहा था क्या कि कई बार ऐसा होता है कि किसी एक केस स्टडी के अंदर थोड़ा सा मतलब लगता है कि हाँ शायद ये भी तो हो, कि कोई एक वर्ड कहे कि हाँ ये वर्ड तो उससे कनेक्ट हो रहा है, वो भी तो हो, लेकिन एक चीज की स्ट्रांगली लग रही है कि मेन बात तो ये चल रही है, तो उस बेसिस पे हमारा फाइनल जवाब निकलता है। तो खैर, हाँ भैया क्या है, कंट्रोलिंग, हाँ भैया कंट्रोलिंग है, हाँ पेपर में आ गया क्वेश्चन, अब तो कुछ करना पड़ेगा, क्या करोगे बताओ? कि मैं सोचूंगा बैठ के एग्जाम में? नहीं सोचना एग्जाम में बैठ के, तुरंत डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि केस स्टडी को एक ही बार रीड कर सकते हो आप, तो उसके बाद में बैठ के सोचना नहीं है। अगर सोचोगे तो बस ठीक है, 3-4 केस स्टडी छोड़ के आओगे पेपर में। तो बताओ, अब तो पढ़ ली ना एक बार, कहानी तो पढ़ ली, बस स्टाफिंग। हाँ भैया, हाँ तुमसे ही पूछ रहा हूँ, बताओ। हाँ भाई, हाँ बताओ। कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग, हाँ स्टाफिंग है, हाँ। अरे कुछ तो ले लो, किसी एक की साइड पकड़ लो, स्टाफिंग कंट्रोलिंग। अरे प्लानिंग बोल दो तुम, हैं दुनिया जाए तेल लेने, मैं अलग बताऊंगा, है ना, प्लानिंग बताऊंगा मैं, हैं। हाँ, क्या डायरेक्टिंग, वो तेरी, अच्छा हाँ, मैं चलूंगी अलग, या तो जीतूंगी हारूंगी रहूंगी अलग, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ हाँ वो भैया, हाँ बताओ। कंट्रोलिंग, हाँ क्या स्टाफिंग? अब कंट्रोलिंग पे आ गए, तुम पलट गए, पार्टी बदल ली। हैं? हाँ भैया, कुछ तो बोल दो। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग, खैर, तो डायरेक्टिंग तो नहीं है, डायरेक्टिंग तो नहीं है सबसे पहला, है ना, बाकी ये तो कोई सस्पेंस की बात नहीं, डायरेक्टिंग तो नहीं है, कंट्रोलिंग ही है इस क्वेश्चन का आंसर, ध्यान रखिएगा ये। तुम्हें एक बात बताओ, केस स्टडी हमेशा बनाई जाती है जाल फेंकने के लिए, ये लाइन लिखने की जरूरत ही क्या थी वैसे केस स्टडी बनाने वाले को, कि वो सिर्फ कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं था बल्कि एचआर मैनेजर भी था। ये जाल फेंका था तुम्हारे ऊपर कि अरे वो एचआर मैनेजर भी है, एचआर ह्यूमन रिसोर्स स्टाफिंग, करो इसे स्टाफिंग। अरे भैया ये कर दिया, खैर। तो बेसिकली ओवरऑल केस स्टडी के अंदर ये चेक करें कि चल क्या रहा है भाई, चल ये रहा है जो हम कंट्रोलिंग में करते हैं। क्या करते हैं कंट्रोलिंग के अंदर, कि हम लोग अपनी बजटेड परफॉर्मेंस से, स्टैंडर्ड से अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मैच करते हैं। कंट्रोलिंग के अंदर चेक करते हैं कि वेदर अचीव्ड और नॉट, और इफ नॉट अचीव्ड, अगर अचीव नहीं है, डेविएशन आते हैं तो करेक्टिव एक्शन लेते हैं। और यहां पर देखा जाए तो कंट्रोलिंग का पूरा प्रोसेस हो रहा है। यहां पर हमने शुरुआत में बनाए थे अपने स्टैंडर्ड्स, 500 की कॉस्ट रहेगी इतना, बाद में एक्चुअल परफॉर्मेंस आई 700 पर यूनिट की, बाद में उसको कंपेयर किया, डेविएशन निकल के आए, फिर करेक्टिव एक्शन लिया, सीईओ ने इस कॉस्ट अकाउंटेंट को रखा। वो तो बीच बीच में जाल फेंक रहे थे, एचआर मैनेजर, ओवर स्टाफिंग, ये ओवर मैनिंग वाली बात आ गई थी। ऑब्वियसली कई बार बहुत से बच्चे उस वर्ड पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि अच्छा ओवर स्टाफिंग, ओहो ये तो स्टाफिंग चैप्टर में ही तो था। देखिए, क्या ओवर स्टाफिंग से आप स्टाफिंग चैप्टर कनेक्ट कर सकते हो? हाँ कर सकते हो। कब कर सकते हो? अगर क्वेश्चन में यही लिखा हो कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सर्वे कराया गया है, ये एनालाइज किया जा रहा है कि कितने लोगों की जरूरत थी, कितने लोग अवेलेबल हैं, ज्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, और रिक्रूट करेंगे, तो बोलोगे स्टाफिंग। और डायरेक्टिंग के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ बातें आएंगी कि अगर हम ऑर्डर दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी बदलाव को, तब बोलेंगे हम डायरेक्टिंग, तो है ना। डायरेक्टिंग क्यों, कुछ अलग, चलो ये भी सही है।
खैर, तो भैया कंट्रोलिंग रहेगा, कंट्रोलिंग रहेगा, और उम्मीद करूंगा समझ गए होगे कि कई बार ऐसा होता है केस स्टडी के अंदर किसी की छोटी सी इंडिकेशन आती है और कुछ चीजें होती हैं जो स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं, वो बात लगे नजर नहीं आती कई बार, है ना। तो घर पे जाके केस स्टडी के ऊपर काफी ज्यादा काम करना है। खैर, हाँ, क्या कह रहे हो? अब क्या करेंगे? घर जाओ, पूरी रात पड़ी हुई है, काली करो। सोना क्यों है? हाँ, रात काली करनी है। खैर, इसके अलावा हाँ भैया, एक आखिरी बात और कर लेता हूं क्या, कि आमतौर पर केस स्टडीज के अंदर या इवन किसी भी क्वेश्चंस के अंदर आप लोग क्या एडिशनल चीजें कर सकते हो, स्पेशली ये जो ये फर्दर आगे वाली बात मैं बोल रहा हूं, ये आप लोग जरूर करिएगा। अगर आपको भैया कम से कम 80 नंबर या 90 नंबर चाहिए, तो जिसे नहीं चाहिए वो ना सुने, ठीक है। तो 4 से 6 नंबर के क्वेश्चंस के अंदर ये काम जरूर कर लीजिएगा। जितने भी जो सीबीएसई अपने टॉपर की आंसर शीट एक साल में एक बार रिलीज करता है, तो उनकी भी आंसर शीट के अंदर ये सारी कलाकारियां होती हैं, कलाकारियां, ड्राइंग, पेड़, पत्तियां, फूल, नदियां। खैर, ये नहीं बनाना। खैर, तो ये नहीं बनाना, बेसिकली क्या करना है, हल्के फुल्के से एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपको अभी अभी जो हम गिवन केस स्टडी कर रहे थे, तो उसके अंदर इंपॉर्टेंस लिखनी थी आपकी। तो ऑब्वियसली देखिए, इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस लिखने के बाद में, हेडिंग डालने के बाद में, एक्सप्लेनेशन तो आप देंगे ही देंगे, साथ में छोटा सा डायग्राम भी बना लेंगे, बातें मत करो, डायग्राम भी बना लेंगे जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ मेन कीवर्ड, और कोशिश करें कि ये जो इस तरह के डायग्राम है, ये सॉल्यूशन की ना शुरुआत में हो ना एंड में हो, मिड में हो। अगर मिड में हो तो कंपेरेटिवली काफी ज्यादा बेटर रहता है, बाकी अगर शुरुआत आखिरी में भी बनाने तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं कि आप बीच में बनाएं इन डायग्राम को। तो इंपॉर्टेंस के जो भी हमारे मेन कीवर्ड हैं, जैसे कि कंट्रोलिंग के हम लोग जानते हैं अच्छे से कि इंपॉर्टेंस क्या होती है, बताओ जी क्या होती है। अब फूल पत्तियां कुछ भी बना लेना, बताओ क्या कंट्रोलिंग की एक तो बता दो, इंपॉर्टेंस क्या होती है। पर वैसे ही होता है, ये तो एक तरह का फीचर है, और वो भी कंट्रोलिंग का नहीं है। हाँ, हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, सही बात है। तो इसे शॉर्ट में कहते हैं हेल्प्स इन अचीविंग गोल, ऐसे करके, ठीक है जी। हेल्प्स इन अचीविंग गोल, हाँ भैया, और कोई? डायनेमिक होता है, अरे जो चीज जैसी होती है वो इंपॉर्टेंस नहीं होती, वो फीचर होता है। ये कॉन्टिन्यूअस होता है, पर वैसे ही होता है, तो ये सब फीचर्स होते हैं। हाँ, हाँ, क्यों तुम पढ़ के बता रही हो क्या? ओ। हैं, मतलब याद ही नहीं है कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस? अरे कोई भी, ये देख, ये फीचर्स होते हैं, बस बर्बाद, खत्म, टाटा बाय बाय, है ना, क्या होगा? हाँ, इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, सही बात है। तो बताओ, पढ़ पढ़ के बता रहे, और ये अभी तक ये पूरे साल भी और ज्यादा, बहुत ज्यादा चिंता दिखा लेनी चाहिए थी तुम लोगों को, और ज्यादा घर पर पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी तुम लोगों को। अच्छा, मेरी गलती, कोई बात नहीं, एज यूजुअल पूरे साल की तरह मेरी गलती, मेरी गलती, मेरी गलती है ना, तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने पढ़ाई नहीं की, तुम्हारी गलती नहीं, मेरी गलती है। तुम्हारी तो लगेगी, तुम्हारी तो फिक्स्ड मॉनिटर हो तुम, है ना, और क्या, ठीक है जी। देखिए, एक ऐसी इंपॉर्टेंस, कुछ एक बातें तो ऐसी ही याद कर लें, वो तो हर जगह इंपॉर्टेंस में चल जाता है, क्या एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स की वेस्टेज कम हो जाती है, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज होता है, तो ये तो हर जगह चल जाता है, कहाँ नहीं चलता है। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, वेस्टेज को मिनिमाइज करना, चेंज को अडेप्ट करना, ये सब बेसिक बेसिक बातें ही चलती हैं, तभी तो कहते हैं कि थोड़ी बहुत चीजें याद कर लो, बाकी तो खुद दिमाग में फिर अच्छे अच्छे वर्ड आते हैं जो आ रहे हैं, हाँ कर दो। हम्म, हाँ, मतलब देखो, इंपॉर्टेंस लिखते वक्त ना थोड़ा सा पॉजिटिव बातों पे दबाव देते हैं हम लोग, तो क्या होता है वो ना बताएं, इससे क्या अच्छा होगा ये बताएं, यानी कि कंट्रोलिंग हेल्प्स इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय फाइंडिंग, मतलब इस चीज की एक्सप्लेनेशन अंदर लिखें कि डेविएशन पता लगते हैं तो इनको इंप्रूव करते हैं, नेक्स्ट प्लानिंग में इंप्लीमेंट करते हैं, तो ऐसे करके, तो हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस ऐसे करके। हाँ, हाँ, हाँ,
हाँ खैर, तो बेसिकली इस तरह के जो बेसिक से डायग्राम है, या जस्ट लाइक अगर सपोज करो कभी भी आपको अगर किसी भी चीज का प्रोसेस लिखना है, तो प्रोसेस के अंदर कोशिश रखनी चाहिए कि हमेशा आप लोग फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करें, और जहां फ्लो चार्ट के अंदर बीच में हमेशा रेक्टेंगल बनते हैं, और बिगिनिंग और एंड में हमेशा आपके ये ओवल ही बनते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बना लें। हाँ जी बिल्कुल, ये जरूरी है, इसके मार्क्स नहीं मिलते, इससे बहुत 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 ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। वो बहुत कम एक्सप्लेनेशन पढ़ेगा तुम्हारी जो तुमने लिखी होगी, और मान के चलो जितनी कम एक्सप्लेनेशन वो तुम्हारी पढ़ेगा ना, उतने ही बढ़िया नंबर आएंगे तुम्हारे। अगर पढ़ ली ना उसने एक बार तुम्हारी एक्सप्लेनेशन, उसमें जो ग्रामेटिकल एरर निकाल दी उसने, बस वहीं हो जाएगी हालत खराब, मतलब। ठीक है, तो कुल मिला के फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस आप लिख रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस आप लोग जानते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या होता है। हाँ, आइडेंटिफिकेशन, तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, देन डिपार्टमेंटलाइजेशन, देन असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग। प्रोसेस तो याद है, ये इंपॉर्टेंस क्यों नहीं याद आ रही थी तुम लोगों को? अच्छा, ये भी याद है। अच्छा, तो देखो इस तरह के डायग्राम कोशिश करें कि आप जो भी 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा बनाएं। हालांकि कितने डायग्राम आप बना सकते हो कितने नहीं, तो वो तो अभी मैं पेपर को अटेम्प्ट करते वक्त किन किन टाइम लिमिट्स का आपको ध्यान रखना है, तो उन टाइम लिमिट के फ्रेम के हिसाब से ही आप सोचोगे कि कितने क्वेश्चन में आपको इस्तेमाल करना है और किसमें नहीं करना है। खैर, बाकी कुछ एक डायग्राम जो मान के चलो आपको डेफिनेटली बनाने ही बनाने हैं, कंपलसरी है, जरूर बनाओगे आप। जैसे ये डायग्राम, ये याद है ना किसका है डायग्राम? बताओ किसका? हाँ, स्केलर चेन का डायग्राम, जहां गैंग प्लैंक भी तो बन जाता है। और इसके अलावा वो जो टेलर के प्रिंसिपल्स में टेक्निक्स थी, फंक्शनल फॉर्मेनशिप याद है भैया? हाँ जी। और उसका, अरे कहाँ है का मेथड स्टडी? वो जो मेथड स्टडी, ये स्टडी वो तो वर्क स्टडी है। ये तो फंक्शनल फॉर्मेनशिप है, जिसके अंदर एक वर्कर के ऊपर वो 8 बॉस बैठे हुए होते हैं, प्लानिंग इंचार्ज, प्रोडक्शन इंचार्ज। तो बेसिकली वो डायग्राम आपको जरूर याद कर लेना है, अगर अभी तक याद नहीं किया है तो उसका डायग्राम भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मान के चलिए बनाना ही बनाना है। देन इसके बाद अगर और मैं बात करूं तो वो जो एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट वाला डायग्राम था, ये तो सबसे आसान था। लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल, एग्जाम में आता है तो ये जरूर बनाना है। इसके अलावा अनादर पिरामिड, कौन सा और कौन सा पिरामिड है? हाँ बिल्कुल, मास्लो हायरार्की। 5 लेवल आपके बना करते थे, तो जो मोटिवेशन के अंदर मास्लो हायरार्की है वो आपको जरूर बनाना है एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो। ये कुछ एक बेसिक सी चीजें हैं जिनका तो डायग्राम जरूर बनाना है।